हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज आपका फिजिक्स का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। आप लोग जल्दी से लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और इस सेशन में मज़ा लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया है वो काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई साबित होगा। और मैं इस क्वेश्चन आज के सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। चलिए आज की लाइव सेशन की शुरुआत की जाए। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रड विल बी। पहला ऑप्शन है आपके सामने बी एल इंटू भी, दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू भी, सी ज़ीरो और डी आपका नन है। यह क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं आज क्वेश्चन का सिलेक्शन करने बैठा तो सबसे पहला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैंने यही चूज किया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो कि नहीं। ठीक है, चूँकि अब हमारा क्या है, एग्जामिनेशन में बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। और एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और इस सेशन में जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगे उसे कृपया करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगी तब तक हमारा कभी फिजिक्स का लाइव टेस्ट, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायोलॉजी का, तो कभी इंग्लिश का, इस तरह से लाइव सेशन चलता रहेगा। तो आपका मैं बता देना चाहता हूँ स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कि आपका 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका 35 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। और तो इसमें से हमारा क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी होगा, तभी तो हो सकता है। यदि आप मेरी बात मानो, ठीक है, आप यदि कोई भी आपका पेपर हो, यदि आप 300 से 400 ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हो तो आपका 35 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, तो लाइव सेशन में काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं और मैं ही पहला का आंसर बता देना चाहता हूँ कि किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर को नोट कर लें और जितने भी क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है, एक अपने से उसको क्या है ना कि क्वेश्चन का आंसर लिख ले और मिलान करें, और जो भी टीचर के यहाँ आप पढ़ते हो उनसे भी एक बार, या फिर जो सजेशन मिला होगा उसमें आपका जो भी टीचर सजेशन दिए होंगे, जिस सजेशन में क्वेश्चन मिल जाए तो उसका आंसर का मिलान कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बहुत बिजी कार्यक्रम होता है और इसके चलते क्या है ना, कभी कभी आंसर जो है थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए हम अब दूसरा, जैसे आपका स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर जो होता है थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट इज थीटा, द पावर फैक्टर विल बी। ऑप्शन ए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है, कॉस थीटा, बी है साइन थीटा, सी है टेन थीटा और डी आपका जो है थीटा। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन में से एक है बच्चों, और मैं क्या कहूँ, ठीक है, विशेष मैं आपकी आंसर की प्रतीक्षा करता हूँ कि बच्चे क्या इसका आंसर करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और इसका आंसर जो है आपका, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, मैं ही इसका आंसर बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉस थीटा। चलिए लाइव सेशन में और आगे बढ़ा जाए
और ये है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने क्या है। कहता है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन। पहला है कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बी है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सी है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। और डी है संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है। और कहता है चोक कुंडली का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग पढ़े होंगे, चोक कुंडली का अध्ययन किए होंगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं, और कुछ बच्चे इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा बच्चों, कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि चोक कुंडली जो होता है वह स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन पर आधारित होता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बच्चों। चलिए लाइव सेशन में और आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। कहता है इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। पहला एक्स रेज, बी है गामा रेज, सी है माइक्रोवेव और डी है रेडियो वेव। यानी आपको बताने है कि जो हमारा 4 विकल्प है उसमें से किसका वेवलेंथ जो है सबसे कम है। और तो बताइए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, और जब तक लाइव सेशन में भीड़ नहीं होती है तो ना आपको मज़ा आएगा ना हमें मज़ा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए और काफ़ी अच्छे जा रहे हो बच्चों। ठीक है, इस बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहूँगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। गामा रेज का तरंग दैर्घ्य जो होगा सबसे कम होगा। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही डालो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। कहता है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। स्फेरिकल मिरर इमर्ज इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। पहला ऑप्शन है इंक्रीज माने बढ़ता है, बी जो है डिक्रीज माने घटता है, सी माने रिमेन्स कांस्टेंट यानी अपरिवर्तित रहता है, और डी इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है बढ़ता है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, डी आपका नन है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब तो आप दे ही डालो। ठीक है, और मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, क्या है ना कि कोई भी लाइव सेशन हो उसमें क्या है ना कि आपसे जुड़ के हमें काफ़ी मज़ा आता है और आप लोगों से कुछ सीखने को मिलती है। और पर डे मैं आप लोगों से के साथ जुड़कर कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग है ना जो भी लाइव सेशन में आप ज्वाइन करो ना, एक पेन और कॉपी लेके बैठो, और जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे कि ये इसमें से VVI क्वेश्चन है उससे आप फट से नोट कर डालो। ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू कभी कर दिए हैं, और आपका बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बार सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा प्रश्न है आपके सामने। कहता है एक प्रकाश किरण कांच जिसका वर्तनांक है 5/3 से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा। ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर,
देन क्रिटिकल एंगल विल बी, पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ, बी जो है साइन इनवर्स 4/5, सी जो है साइन इनवर्स 5/6 और डी आपका नन है बच्चों। ठीक है, बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है और काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन में से भी एक है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। इस बार तो बच्चों आप लोग कमाल कर दिए। ठीक है, मैं जो सोच नहीं सकता था वो आप इसका आंसर कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है इस बार ऑप्शन जो है बी नंबर के साथ जा रहे हैं और बच्चों इसका आंसर भी बी ही होगा। ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे बना लो आप। ठीक है, यहाँ पे μ1 इंटू जो है साइन सी बराबर यहाँ पर μ2, इस फार्मूला से आप बैठा सकते हो। ठीक है, μ1 आप ले लो इसको कांच के अपवर्तनांक को और μ2 ले लो आप पानी के अपवर्तनांक को। इस तरह से आप जो है ना साइन सी यानी सी जो है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, इसके हिसाब से आप मान बैठा दो, आंसर पा लोगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी है जो काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। ठीक है, 10⁻22 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, 10⁻6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सी जो है 5 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और डी जो है 7 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है इस लाइव सेशन का और आपके साथ जुड़ के हमें काफ़ी खुशी हो रही है आज। ठीक है, चलिए अब है बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि इसका ऑप्शन करने बच्चों शुरू भी कर दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है इसलिए समय लग सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। ऐसे बच्चों मेरे हिसाब से ना ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। कहता है एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किया जा सकता है, वह है द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी सिग्नल कैन बी। ठीक है, फ्रॉम एंटीना ऑफ हाइट h इज √2HR, h/√2 × r, c जो है r√2 × h, d आपका नन है बच्चों। ठीक है, और इससे बिहार बोर्ड में इस फार्मूला के आधार पर आपका न्यूमेरिकल्स आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो मैं देखता हूं कि बच्चे इसका आंसर क्या करते हो। ठीक है, चलिए मैं ही इसका ऑप्शन बताता हूं कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 9 है और इस 9 क्वेश्चन के पहले मैं एक आवश्यक सूचना आप लोग को देना चाहता हूं कि हमारी टीम जो है आपका एक मॉडल सेट तैयार की है और ये आपका प्रत्येक विषय का 15-15 मॉडल पेपर होंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का, उसे परचेज करना ना भूलें और उसकी कीमत मात्र 199 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं ये सूचना आपको दे देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन देखा जाए। कहता है 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, तो इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, कहता है 2 सेल्स ऑफ EMFs E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are joined in series, then equivalent EMF will be, यानी कि इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने E1 R1 + E2 R2 बटा R1 + R2, B जो है E2 + E1, C जो है E1 + E2/2, D जो है E1 + E2/4।
ये भी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है कि इसमें समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे इसका आंसर क्या करते हैं। तो कुछ बच्चे इसका आंसर इस बार बी भी कर रहे हैं, और अब मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इसका आंसर ए भी कर रहे हैं, और बी नंबर बच्चों इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है एक 220 वोल्ट का बल्ब जो 1000 वाट की शक्ति प्रदान करता है को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। आपका है ए बल्ब ए 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी, पहला है 750 वाट, बी है 500 वाट, सी जो है 250 वाट, डी है जो आपका 1000 वाट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके इस सेशन का। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप कैलकुलेशन करके हिसाब से इसका आंसर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और मेरे हिसाब से बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये 10वां प्रश्न का। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां आपके बोर्ड पे है। कहता है किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज अपसाइलन नोट इंटू सिग्मा, बी जो है सिग्मा बटा अपसाइलन नोट, सी जो है 0, डी है सिग्मा बटा 2 अपसाइलन नोट। आप लोग पढ़े होंगे किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। और मैं देख रहा हूँ कि इस बार काफ़ी बच्चे जो है इस बार ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये है आपका स्क्रीन बोर्ड पे 12वां नंबर प्रश्न। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग सीट एट नियर पॉइंट इज, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है अपसाइलन नोट इंटू सिग्मा, बी है सिग्मा बटा 2 अपसाइलन नोट, सी है सिग्मा बटा अपसाइलन नोट, डी है 1/2 अपसाइलन नोट इंटू सिग्मा। ये भी काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन में से एक है, आप लोग को ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 12वां है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इसका आंसर सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो आप बता ही डालो। कहता है चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पेयर इंटू मीटर, बी जो है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, सी जो है एम्पेयर स्क्वायर इंटू मीटर, डी नन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपका चुंबक, ये जो हमारा चुंबक होता है, ठीक है, इसमें हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ठीक है, तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि इस पर बहुत सारे बच्चे जो है, यानी कि आपका मैक्सिमम बच्चे मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14वां जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। 1 हेनरी किसके बराबर है? 1 हेनरी इज इक्वल टू वेबर बटा एम्पियर, वेबर बटा वोल्ट, वेबर इंटू एम्पियर और डी नन। बताइए आप लोग, है ना, पढ़े होंगे हेनरी के बारे में कि हमारा 1 हेनरी किसके बराबर होता है? 1 हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर मीटर, वेबर पर वोल्ट, वेबर इंटू एम्पेयर और डी आपका नन। तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार बच्चे जो है इस प्रश्न का आंसर जो है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ए से शुरू किए हैं और मैक्सिमम बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पे दिख रहा होगा। कहता निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स रेज, और है इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन कीजिए कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवित यानी पोलराइज नहीं किया जा सकता है। तो मैं इस बार देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और इस बार इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। चलिए इस क्वेश्चन का तो आप लोग जवाब दे ही डालो और ये भी काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा खोज किया गया है? पहला है हर्ट्ज, बी है लेनार्ड, सी मिल्कन, डी नन। यानी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है किसके द्वारा खोज किया गया है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, बी है लेनार्ड, सी है मिल्कन, डी है नन। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना अब शुरू भी कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं और शायद, है ना। चलिए मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा बच्चों कि हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा। कहता है -1.5 डायोप्टर और +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? यानी दी लेंसेज ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर एंड 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द फोकल लेंथ कम्बिनेशन विल बी। पहला है 1 मीटर, दूसरा है 5 मीटर, तीसरा जो है 10 मीटर और डी जो है 20 मीटर। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चूँकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का समय लग सकता है और ये हमारे लाइव सेशन का 17वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। और हिंट के लिए बता दूं कि P बराबर जो होता है P1 + P2, है ना। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो इस फार्मूला पर बैठा के। यहाँ P जो है पावर को शो करता है, तो आप इस पे बैठा दो, आपका, है ना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे P बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1.5 अब प्लस हो जाएगा 2.5 यानी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट हमारा, हो गया आपका कह सकते हैं पावर, और इसको 1/f से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। कहता है खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? ए लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज 3, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज विल बी। ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बी जो है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सी जो है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, डी है 8 सेंटीमीटर और
4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा, ठीक है। खगोलीय दूरबीन की आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, और ये इससे रिलेटेड हमारा खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता और इसका बनावट किरण आरेख के द्वारा समझाने के लिए 5 नंबर का प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो उसी से मैं ये क्वेश्चन टैग करके लाया हूँ। ये तो बताइए आप लोग फटाफट, क्या इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा बच्चों। ये हमारा 18वां नंबर प्रश्न है आपके इस लाइव सेशन का। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ही इसका आंसर बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी अब अगला प्रश्न जो है हमारा 19वां नंबर प्रश्न जो है, ये भी हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है। कहता है एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी 540 नैनोमीटर। बी है 400 नैनोमीटर। सी जो है 310 नैनोमीटर, और डी जो है 220 नैनोमीटर। ये हमारा लाइव सेशन का 19वां नंबर प्रश्न है। चलिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ सही भी इसका आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से बच्चों ये 19वां नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का तो आप लोग जवाब दे ही डालो। कहता है वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन ऑन ए कैरियर वेव इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है प्रेषण यानी ट्रांसमिशन, दूसरा है मॉड्यूलेशन, तीसरा है डीमॉड्यूलेशन, और डी ग्रहण रिसेप्शन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा लाइव सेशन का 20वां प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो मैं देख रहा हूँ कि इस पर बच्चे जो है काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और ये 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत सारे ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन इसका आंसर दे रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। सी जो है एनालॉग सिग्नल, और डी नन, ठीक है। ये 21वां नंबर प्रश्न है कि रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में सूचना में संकेत के रूप में किसका उपयोग करते हैं। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। सी जो है एनालॉग सिग्नल, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं देख रहा हूँ सर बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा ये आपका 22वां नंबर प्रश्न है, और इसका तो लगभग मैं क्वेश्चन का समझ सकता हूँ। कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज। पहला ऑप्शन है ओम, बी हेनरी, सी एम्पियर, और डी वोल्ट, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहता हूँ कि 80% बच्चे करेक्ट आंसर देना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि इस बार बच्चे 80% क्रॉस भी कर गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये हमारा 23वां नंबर प्रश्न है। कहता है जेनर डायोड का उपयोग होता है। जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर ऑसिलेशन, एम्प्लीफिकेशंस, रेक्टिफिकेशंस और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। जेनर डायोड का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ऑसिलेशंस में, कि एम्प्लीफिकेशन में, कि रेक्टिफिकेशन में, कि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना आप शुरू भी कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनके डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चों। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। कहता है ए और बी के बीच समतुल्य धारता निकालिए।
द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करो, मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है एक्सपर्ट हो गए हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दे भी रहे हैं। ये दोनों तो बाबू, ये और ये दोनों तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसको आप कर दो 2 × 4, अब बट्टा हो जाएगा 2 + 4। तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 4/3। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, था चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, अब इसका जवाब दो कि चुंबकशीलता की बीमा क्या है। डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी, पहला ऑप्शन है Ml2T-2 I-2, बी जो है Ml T2 और I-2, सी जो है Ml T2 और I2, और डी जो है Ml T-2 और I। ठीक है, जहाँ माइनस है वहाँ इन्वर्स भी पढ़ सकते हो। चुंबकशीलता की बीमा आपको बतानी है, 25वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे जा रहे हो। ये हमारा 25वां नंबर प्रश्न है इस लाइव सेशन का। चुंबकशीलता का बीमा जो होगा बच्चों, ये हमारा होगा Ml T-2 और I-2। ये हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बच्चों काफ़ी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, और ये भी हमारा बीमा सूत्र पर ही आधारित प्रश्न है, और कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहला ऑप्शन है Ml2T-2, बी जो है Ml2T-2 I-1, सी जो है Ml T-2, डी जो है Ml2T-3 और I-1। बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चूँकि ये हमारा जितने भी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बीमीय सूत्र पर होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका एसआई यूनिट पे होता है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी का आप प्रैक्टिस कर लोगे, एसआई, मात्रक और ये बीमा सूत्र। चलिए मैं यही इसका आंसर बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो आप बता सकते हो। ठीक है, कहता है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष पर रखा जाए। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। ठीक है, इफ ए ऑब्जेक्ट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज बाई ए लेंस। ठीक है, इसका तो आप सही बच्चे इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि इसका 90% करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपका 28वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा,
कहता है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। व्हेन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज टू बी इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर, बोल दिया। ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है शून्य हो जाती है, डी अपरिवर्तित रहती है। तो जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। मैं देख रहा हूँ बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चे आंसर बी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज का लाइव सेशन हमारा कैसा रहा ये कमेंट में लिखना ना भूलिएगा और बताइएगा कि हमारा ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आपको कैसा लगा। और मैं एक जो आवश्यक आपको सूचना जो दिया था कि हमारी टीम जो है आपका 4 विषय यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का 60 मॉडल पेपर तैयार की है और वह मॉडल पेपर जो है ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर है और प्रत्येक विषय का 15-15 मॉडल पेपर मिलेगा। और ये जो मॉडल पेपर का कीमत जो है मात्र 199 रुपया है, इसे परचेज करना ना भूलेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन का जो संग्रह होगा वो एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किया हुआ होगा, ठीक है। तो बस क्या बोलूँ, बेस्ट ऑफ लक।